सबसे बड़ा काम आपका है ना, वो आपको हर एक नॉलेज लेकर वो किसी से ना पूछे कि मुझे ये शेयर चाहिए, मेरे पास इतने सारे शेयर हैं, इस रेट पर हैं, कोई भी कंपनी के बारे में मेरे पे इतना उतना, ये क्या क्या मकसद, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। शुगर मिले जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है राजा बना बैठा है, क्योंकि इसकी 14 मिलें हैं शुगर, समझ रहे। दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि जिन्होंने भी इतनी सारी हिस्सेदारी अपने कर्ज के हिसाब से ली है, तो वो नीचे तो बेचेंगे नहीं, और आगे वो नहीं निकलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में, जो शुगर सेक्टर की एक कंपनी है और अच्छा खासा वैसे ये वर्क करती है, कई चीज़ों में ये वर्क करती है। सारी इसकी चीज़ों को समझेंगे, सेबी और इस कंपनी में क्या चीज़ चल रही है वो समझेंगे। मार्च 2026 में अचानक 7%, लगभग 7% से 50% डीआईस हो गए, उस नीति को समझेंगे और बहुत कुछ बजाज हिंदुस्तान शुगर को समझेंगे। इसकी भी कुछ कहानी कुछ अन्य कंपनियों की जैसे है, क्योंकि कुछ कंपनियां जब बर्बाद होती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेती है जिससे वो बच जाए, उस कर्जे से, दिवालिया से ना होना पड़े। ऐसी बहुत सी कंपनी ने आपस में बैठकर बातें की हैं और उनके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। तो ऐसा ही इसने क्या करा, क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा है, पब्लिक प्रमोटर अचानक से क्यों कम हुए, डीआईस 50% हो गए, क्या मसले हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बताऊं, आप हर एक कंपनी की बारीकियां, नेगेटिव पॉजिटिव सब समझें। जो सबसे बड़ा काम आपका है ना, वो आपको हर एक नॉलेज लेकर वो किसी से ना पूछे कि मुझे ये शेयर चाहिए, मेरे पास इतने सारे शेयर हैं, इस रेट पर हैं, कोई भी कंपनी के बारे में मेरे पे इतना उतना, ये क्या क्या मकसद, इससे कुछ भी नहीं मिलने का। असल में आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस आपको ही देकर जाएगा। दूसरे व्यक्ति से पूछकर आप हमेशा लॉस कमाएंगे और भागीदारी उस लॉस में उसको भी लेकर आप साथ चलेंगे, पर प्रॉफिट में उसे लेकर आप नहीं चलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी की भी बातों में आकर किसी से टारगेट पूछकर कोई शेयर लेना और बिना सोचे समझे लेना, ये गतिविधियाँ आपकी कभी नहीं हो सकती। इस चैनल के माध्यम से हमेशा सत्य चीज़ निकलती है। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी का हो वो आपका है, कैसी भी कंपनी का हो वो आपका है। यहाँ बैठने वाला व्यक्ति और आप, हम सब अलग अलग कंपनी की जो एनालाइज करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि उससे क्या हम समझ रहे हैं और क्या उस कंपनी के अंदर पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, ये समझेंगे। वोडाफोन आइडिया ने मर्ज के पहली बार, यानी कि जब इनका मर्ज हुआ, वोडाफोन और आइडिया का है ना, यूके वाली वोडाफोन और आइडिया का हुआ, तो उसके पहली बार इन्होंने एक ऐसा काम किया है, वो भी चलो आगे समझ लेंगे। थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया का कल का रिकैप दूं तो कल मैंने आपको बीएसएनएल के साथ टावर शेयरिंग और 49% की हिस्सेदारी सरकार की, कर्ज में डूबी हुई कंपनी हर बार लिखना, और इसका रिजर्व जो है माइनस में करोड़ों का है ना, और इसका जो लॉस है, मतलब इसका जो उधार है वो भी लाखों करोड़ों का है। ये और इसकी इक्विटी, ये 4-5 जो पक्ष है ना, आपको कितनी भी उजाले दिख जाएं, ये पक्ष जब तक के सुधरेंगे नहीं तब तक के वोडाफोन आइडिया हो सकता है कुछ तेजी दिखा दे। इनको अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छा ना समझें और बहुत बेकार भी ना समझें। बस इसको याद रखना है कि रिजर्व, उधार, सरकार 49%, बीएसएनएल के साथ चीज़ें और इक्विटी इतनी ज़्यादा। क्योंकि जब कोई भी ब्रोकरेज फर्म किसी चीज़ के टारगेट देगा, कुछ बताएगा, कुछ न्यूज़ आएगी,
और वैसा कभी कभी तेज़ी हो जाए और बाद में शेयर गिरना शुरू हो जाए तो कोई इसका जिम्मा नहीं लेता कि हमने पहले आपको ये बताया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको निगेटिव चीज़ को हमेशा एक डायरी में लिख कर चलना है कि इस चीज़ में ये चीज़ है। और सुधरेगा कैसे? जब इन सबको कम कर देगा। तो वोडाफोन आइडिया में न्यूज आई है, इसलिए एक वीडियो बनाई है। कल मैंने आपके लिए पीसी ज्वेलर और थोड़ा बीच में पटेल इंजीनियरिंग तो पहले बता चुका हूँ, दोनों के रिजल्ट के हिसाब से चीज़ें बताई थी और दोनों के साथ क्या क्या आगे है, क्यों नहीं ये आज कल इसने ज़्यादा तेज़ी दिखाई पटेल और इसने, और क्यों वैसा उजाले आज आपको नहीं देखने को मिले जो एनालाइज हमारी कल कह रही थी। वैसे ही हो गया ना दोनों में वैसे ही हो गया ना जैसे हम एनालाइज करके गए हैं। तो आपके सामने क्या है, एक तो पीसी ज्वेलर का कर्ज कब निपटाएगा और पटेल जी में विजय केडिया साहब अपनी होल्डिंग को कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे। तो कहता हूँ ना, एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजी वाली वीडियो होती है और अलग डिफरेंट हमारी जो एनालाइज है वो आपको भा रही है और वैसे ही आपको देखने को भी मिल रहा है ना। तो मैं हर एक कंपनी में वीडियो बना सकता हूँ, कोई सी ऐसी कंपनी नहीं है, पर उसको समझने की शक्ति लानी चाहिए। कुछ कंपनियों से हमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनियाँ भी समझ में आ जाती। तो सब में धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। आज बजाज हिंदुस्तान शुगर को भी लेकर चलेंगे, किसी ने इसके बारे में भी कहा था। मर्जर के बाद पहली बार सब्सक्राइबर जोड़ने से वोडाफोन आइडिया के शेयर चढ़े। ये निवेशकों को अच्छा लग गया क्योंकि मर्ज के बाद इसने अपने सब्सक्राइबर को जोड़ लिया। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर बुधवार यानी आज शुरुआती कारोबार में ऊपर चले गए क्योंकि जून तिमाही के दौरान टेलीकॉम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर बढ़ने की दर पॉजिटिव रही। ये हमेशा किसी भी कंपनी के लिए उसके सब्सक्राइबर कस्टमर उसकी सेल का बढ़ना हमेशा पॉजिटिव होता है और जो इस पे निगेटिव है वो तो निगेटिव चल ही रहा है। तो इसका भी आनंद जो है बाजार लेता है क्योंकि भैया किसी कंपनी के पास सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उसमें काम की बेहतर स्थितियाँ हो रही है और रिजल्ट इसका अच्छा आया था। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। देखो सर, सब्सक्राइब इसके और भी बढ़ सकते हैं अगर ये पूरे इंडिया में अपना 5G लाए। तो एक पॉइंट आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज नुमेरा के वोडाफोन ने जून तिमाही में 3 लाख सब्सक्राइबर जोड़े, जून तिमाही में यानी कि 3 महीनों में, जिससे इसका सब्सक्राइबर बेस जो है 19.31 करोड़ हो गया है। 2018 में जब वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेक्युलर के मर्ज होकर यानी 2018 में मर्ज हुए दोनों कंपनियां, वोडाफोन आइडिया बनने के बाद ये कंपनी का पहला तिमाही नेट सब्सक्राइबर एडिशन था, यानी कि लगातार 3 महीनों में, एक तिमाही 3 महीनों में, तो उसने अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाया और उसने ये करके दिखा दिया क्या कि वो जैसे 5G ला रही है, अपनी सुविधा दे रही है, तो वो सब्सक्राइबर बढ़ा रही है और ज़्यादा बढ़ाएगी तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे। ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी 45,000 करोड़ रुपए का जो अपना एक अनुमान लेकर चल रही है 4-5 सालों का कि 45,000 करोड़ रुपए ये अपना विस्तार के लिए खर्चा करेंगे। तो नुमेरा ने बताया कि वोडाफोन ने पहले ही 9,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऑर्डर दे दिए हैं, यानी कि 45,000 में से 9,000 के ऑर्डर दे दिए हैं जिन्हें अगले 2 क्वार्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगले 2 क्वार्टर के लिए 9,000 का स्थितियाँ कंपनी ने कर ली है 45,000 करोड़ में से। तो एक पॉजिटिव संकेत ये भी है। ब्रोकरेज ने क्वार्टर पर अपनी न्यूट्रल कॉल बनाए रखी, लेकिन इसका टारगेट प्राइस पहले के 12 रुपये 60 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपये दिया गया। देखो सर, 12 रुपये 60 पैसे का पहले टारगेट था, 13.50 अब कर दिया गया और 13.50 में ही शेयर चल रहा है। ये तो टारगेट तो आज ही इनके पूरे हो गए। इस बीच नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कहा कि वोडाफोन ने सब्सक्राइबर लॉस को रोक दिया है और आरपू और चरण में सुधार किया है और फोकस कैपेक्स डिप्लॉयमेंट और देर से होने वाले डेट फंड जुटाने पर है। तो ये सारी चीज़ें उसने बता दी और डिस्क्लेमर भी भाई आप देख सकते हैं, ये आप समझ कर चलें। जेएम फाइनेंशियल ने वोडाफोन आइडिया पे अपनी एड कॉल बना रखी है, जबकि टारगेट प्राइस को पहले के 15.50 रुपये से घटाकर 14.70 रुपये कर दिया है, 14.70 पैसे कर दिया है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो इसका डिस्क्लेमर भी आप देख सकते हैं। तो
ब्रोकरेज फर्म इसके अंदर पॉजिटिव संकेत लेकर बैठे हैं और इसने अपने तिमाही में सब्सक्राइबर बढ़ाकर और कैपेक्स में जो इसने किया था उसके अंदर भी इसने चीज़ों को बता दिया है। अब हम बात करेंगे शुगर सेक्टर की कंपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। पहले से ही कंपनी अच्छी थी, बीच में इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई, कर्जे में डूबी, बैंकों से कर्जा लिया और एक बार तो इसे बैंक जो है दिवालिया प्रक्रिया से निकालने की चीज़ों के साथ इसे टैग लगाने की स्थिति के साथ जा रहे थे और वहाँ कंपनी का शेयर काफ़ी गिर गया था। फिर कुछ समझौते हुए और कंपनी का शेयर फिर उभरा और अब इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा, एथेनॉल बीच में काफ़ी उछला था, इस कंपनी में भी इसका इफेक्ट पड़ा है। बीच में अब एथेनॉल पर निगेटिव चीज़ आ रही है तो वो पूरे सेक्टर के एथेनॉल की दृष्टि को दिखा रही है कि थोड़ा निगेटिव चल रहा है माहौल। बजाज हिंदुस्तान शुगर मुख्य रूप से चीनी यानी शुगर, एथेनॉल और बिजली के कारोबार में है। कंपनी की 14 शुगर मिलें जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है राजा बना बैठा है क्योंकि इसकी 14 मिलें हैं शुगर। और ऐसा भी नहीं छोटा मोटा काम कर रही है कंपनी, सेल भी अच्छी कर रही है, पर ये क्या है, कर्जे में कंपनी डूबी पड़ी है, आप समझ कर चलना। गन्ना खरीदती है, फिर उस गन्ने को अब पता ही है कि क्रश करके मिलों में जाता है, फिर वहाँ से चीनी बनती है, फिर एथेनॉल बनता है, फिर बिजली बनाती है। और डिस्टिलरी बिजनेस कंपनी की एल्कोहल एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी करीब 800 KLPD बताई गई है। तो इन क्षेत्र में कंपनी वर्क करती है। देखो सर, कंपनी के ऊपर मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा इसकी, क्योंकि जो चीज़ के साथ चल रही है वो भले ही न्यूज़ पुरानी आई हो पर वो चीज़ें उसके साथ चल रही हैं, तो हमें पूरी एनालाइज करने का एक मौका है कि इसे हम कर सकते हैं। देखो, कंपनी पर काफ़ी कर्ज था और 2022 में कर्ज की जो सर्विसिंग में डिफ़ॉल्ट हुआ था, यानी कर्ज जो है जिस तरीके से लौटाना था उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होती कंपनी गई, जैसे जेपी एसोसिएट बार बार डिफ़ॉल्ट हो रहा था। लेंडर थे, उन्होंने इस अकाउंट को NPA में डाल दिया था। फिर SBI के कुछ चीज़ों के साथ कंपनी ने शुरुआत की, पहल की, और कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये साफ लिखा है। SBI के स्ट्रेस एसेट्स रेजुलेशन ग्रुप ने NCLT में CIRP शुरू करने यानी कि दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की पहल की। कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है, यानी कि दिवालिया एक टैग लगने की स्थिति इस वजह से आई कि कंपनी जो कर्ज लिया था उसे लौटा नहीं पा रही थी, तो फिर SBI ने ये चीज़ें इसके साथ की। बाद में कंपनी के बीच कुछ चीज़ों के अंदर सहमति जगी। 2026 में एक समाधान के साथ जो बैंकों के साथ कंपनी ने लेंडर को इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर देने का फैसला किया। ये 2026 में जब बैंक और ये कंपनी आपस में बैठी, उन्होंने बात की कि हमारे पे इतना कर्जा है तो हम आपको कुछ चीज़ों के साथ नए शेयर भी जारी करेंगे, और वहाँ से ये जो चीज़ बैंक मान गया, यहाँ से ये कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से अब रुक गई। ये अभी 2026 में हुआ है। तो इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसे भी आगे समझकर हम चलेंगे। तो मार्च 2026 में लेंडर बैंक को नए इक्विटी शेयर जारी किए, क्योंकि कंपनी ने अपने पुराने कर्ज का एक हिस्सा शेयर में कन्वर्ट किया था। कंपनी के ऑफिशियल फीलिंग के अनुसार 109.66 करोड़ नए इक्विटी शेयर लेंडर को अलाउट किए गए। हमें ये समझना है कि कहाँ से इतने सारे DIs इसके अंदर आए और वो क्यों आए। तो सीधा सीधा संबंध ये समझें कि DIs का आना, कंपनी को ज़्यादा कर्जा देना, कंपनी कर्ज उतार नहीं पाई तो आपस में बैठे, लो भाई हिस्सेदारी, नए शेयर लो और सबसे बड़े हिस्सेदारी आप लेकर बैठ जाओ। तो ये वो सारी चीज़ें, इससे कुल शेयर की संख्या बहुत बढ़ गई और बैंक और लेंडर्स की हिस्सेदारी करीब 50% हो गई। तो इस वजह से कंपनी के अंदर इतने सारे DIs आ गए। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। देखो तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप, मैं आगे आपको और समझाऊंगा। प्रमोटर जहां दिसंबर 2025 में 24.96% थे, मार्च 2026 में इस कारण से कि नए शेयर जारी किए तो 13.42% हो गए। अब इसमें से कुछ प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची होगी या नहीं बेची होगी, पर देखो मान लो कि किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, अब वो 100 शेयर पहले प्रमोटर, DIs, FIs और पब्लिक में बटे पड़े हैं, यानी कि प्रमोटर 24.96% 100 शेयरों में एक
परसेंटेज बता रहा हूँ। FIs 1.86% है, DIs 7.83% है, पब्लिक 65.23% है। सिर्फ ये 100 शेयरों में है, समझो। और कंपनी ने नए शेयर जारी किए और अचानक से आपको दिखा कि पब्लिक 34.95% होगी। यानी कि क्या पब्लिक ने शेयर बेच दिए, क्या प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए कि जो 7.83% से DI 50.41% हो गए। आपको ये खेल भी समझना है। नहीं, जब किसी कंपनी के ज़्यादा शेयर हो जाते हैं तो फिर जो ज़्यादा शेयर हो गए और पुराने शेयर हो गए फिर उसकी परसेंटेज भी नापी जाती है, क्योंकि ज़्यादा शेयर तो फिर DIs के पास आ गए तो ऑटोमेटिकली जो 65 से 34% पब्लिक हो गई और प्रमोटर से 25% से 13% प्रमोटर हो गए। कोई अपनी हिस्सेदारी किसी ने नहीं बेची, बस वही परसेंटेज थी जो नए शेयर आए, फिर उस वजह से फिर परसेंटेज बनेगी किस पे जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। देखो सर, कल है 13 तारीख, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट से पहले मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको पहले ही पुरानी बता दी। एक और बताऊंगा जहाँ सेबी के साथ भी कुछ चीज़ चल रही है, वो भी आपको समझना है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी निकल के तो आएगी, चाहे वो निपटारे के साथ आए, चाहे वो सेबी के अलग एक्शन के साथ आए। 14 मई 2026 की न्यूज़ है। जब हम पूरी एनालाइज कर रहे हैं तो हम ये न्यूज़ भी लेकर चलेंगे, क्योंकि सेबी ने फंड डाइवर्जन मामले में बजाज हिंदुस्तान और प्रमोटर के शुरुआती चुनौती खारिज कर दी है। यानी कि इतने दिनों बाद जो सेबी ने चीज़ें की, पहले कह रही थी, तो प्रमोटर ने शुरुआती अपने चीज़ों को चुनौती दी कि भैया सेबी की, भैया हम ये तरीके से चीज़ें कर रहे थे, पर वो सुनवाई नहीं की, उसे खारिज कर दिया सेबी ने। ये मामला है, तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। मामला मुख्य रूप से कंपनी से जुड़े लोगों यानी कि रिलेटेड पार्टीज को फंड ट्रांसफर और उससे संबंधित डिस्क्लोजर्स यानी कि उसके बारे में बताना को लेकर था। सेबी की जांच में वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2021-22 तक के ट्रांजैक्शंस जो थे दिखाए गए थे। सेबी ने ये जांच की और सेबी ने कहा कि लगभग 318.50 करोड़ के कथित फंड डाइवर्जन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का मुद्दा था। यानी सवाल था कि कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किस तरह और किन संबंधी एंटिटीज के लिए हुआ था, क्या इसकी जानकारी शेयर होल्डर्स को सही तरीके से दी गई थी। यानी कि कंपनी ने कुछ फंड को अलग अलग चीज़ों में ट्रांसफ़र कर दिया रिलेटेड पार्टीज़ में, और अब से भी देख रहा है कि भैया इसकी जानकारी क्या आपने शेयर होल्डर को दी, क्या जो आपने चीज़ें की वो सही है। इसके लिए उसने एक चुनौती दे रखी है, तो इस चीज़ से भी इसको निपटना है, ये आप समझ लेना। अभी दोषी करार नहीं हुए हैं ना निर्दोष, तो जब ऐसे मामले आते हैं तो ये बाद में कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं, तो आपको ये भी एक डायरी में लिखना पड़ेगा। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 4289 करोड़ का है। वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस देखें 18 रुपये करीब का है। 23 रुपये करीब का शेयर एक साल में कंपनी का गया था और 14 रुपये 80 पैसे कंपनी का शेयर था। प्रमोटर की अगर होल्डिंग जितनी भी अब दिख रही है देखें तो 100% इसके अंदर वो गिरी हुई है। एक निगेटिव तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। मार्च 2026 में कंपनी ने 1669 करोड़ की सेल करी, जो साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर ज़्यादा है, यानी कंपनी की सेल बढ़ रही है। और 391 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी कर रखा है। अब इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो 237 करोड़ की है, जो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। रिजर्व अगर हम देखें तो पहले बहुत था, फिर कम किया, अब कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है जो 763 करोड़ का है। उधार कंपनी का भी बढ़ रहा है जो 6356 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास उधार भी है। अब जो दोबारे से इसके अंदर प्रमोटर इतने ज़्यादा आए हैं, उसके अंदर कौन कौन आए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने 11.59% की हिस्सेदारी ली और अगले पल कुछ उसमें से घटाई अगले क्वार्टर में। पंजाब नेशनल बैंक भी आया है करीब 10.77% की हिस्सेदारी लेकर। इंडियन बैंक भी आया है, सेंट्रल बैंक भी आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आया है, AIDBI बैंक भी आया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC जो है अपनी होल्डिंग को लगातार घटाकर गया है, 3.21% से लगातार घटा रहा है। फिर कैनरा बैंक, इन्होंने अपनी कुछ ने अपनी होल्डिंग को भी इसके अंदर घटाया बढ़ाया है। तो ये इतने सारे बैंक हैं, इनको कंपनी से पैसा चाहिए था, अब इसके अंदर वो अपनी होल्डिंग को लेकर बैठ गए हैं। अच्छा, इसके मायने क्या है कि इतनी सारी होल्डिंग अब 50% की है। इससे क्या है? देखो, इससे यह है कि ये अब दिवालिया प्रक्रिया में तो जब तक तो जाएगा नहीं जब तक कि अच्छा काम कर रहा है, समझ रहे?
दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि जिन्होंने भी इतनी सारी हिस्सेदारी अपने कर्ज के हिसाब से ली है तो वो नीचे तो बेचेंगे नहीं, और आगे वो नहीं निकलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे? तो कंपनियां स्टेबल है जब तक कि 50% की हिस्सेदारी अगर बैंक इसके अंदर बढ़ते क्रम में निकालें तो यानी कि वो फिर कोई ना कोई उसकी हिस्सेदारी को लेगा। अगर वो सारी हिस्सेदारी फिर पब्लिक पे गई तो फिर ये नेगेटिव है। अगर प्रमोटर पे गई, एफआईज और आ गए या डीआईज नए आ गए तो वो अलग मैटर है। पर बैंक का इसके अंदर आना तो पुराने मामले दिवालिया प्रक्रिया से रोकना, पर जब तक कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। भाई बैंक को ने भी तो ये देखा होगा कि इसके पास कितनी संपत्ति है, या इसकी सेल देखी होगी कि हाँ इसे आगे जाकर हम जो रेट पे हमने लिया आगे जाकर हम अपने हिस्सेदारी को प्रॉफिट में भी चाहे खुले बाजार में या ब्लॉक डील से बेच सकते हैं। तो इस वजह से भी इतने सारे बैंक इसके अंदर हैं। अगर ये शेयर प्राइस नीचे जाता गया तो ये इसे दोबारा से दिवालिया कर देंगे, तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। तो ये आपको मैंने बजाज हिंदुस्तान शुगर की ये नहीं कहा कि इसको खरीदना बेचना है, बल्कि इसकी पूरी कहानी सुना दी मैंने आपको। तो कहानी पे तो हम वर्क करते हैं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जिसने कहा, मैंने ये वीडियो उनके कहने पर बना दी। अगली वीडियो किस पर होगी उसको भी चयन करेंगे, धीरे धीरे सब वीडियो को बनाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और नहीं आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।